Hello everyone, I hope you all are fine, and we have done in the last class the 3 steps of crop production. Now I am taking the topic further with the new step, that is irrigation. Basically, when you grow a plant at your home, you do one thing regularly, that is you water the plant. What you do, basically you water the plant. उस plant को आप रोज़ क्या देते हैं, पानी देते हैं. When you watering the plant, basically when on a large scale you are growing a crop, there needs to give water to that crop, and the supply of water, जो सप्लाई हो रही है वाटर की, पानी दिया जा रहा है टू द क्रॉप प्लांट. हम क्रॉप प्लांट को पानी देंगे, but at regular intervals. It's not like that you can give water at any time and in any amount. It should be at regular intervals and it should be in specific quantity. बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, बहुत कम पानी भी नहीं देना है, बिकॉज ज़्यादा पानी देंगे तो वाटर लॉगिंग हो सकता है, कम पानी देंगे तो सॉइल ड्राई हो सकती है. सो बोथ केसेस plant will not be able to grow properly. So we should supply water to the plant at regular intervals and in specific quantity. Now the question is, why water is very important for the survival of plant? Just because it helps in proper growth. प्लांट जो है वो मेरा इजीली क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा. प्रॉपर ग्रोथ के लिए मुझे वाटर चाहिए. अब वो प्रॉपर ग्रोथ भी होगी, साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स होगा एंड फ्रूट, सीड्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें. सेकेंड थिंग किस लिए इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स. और हमारी सॉइल के अंदर वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट, एंड दैट मिनरल्स विल गेट मिक्स अप इन वाटर एंड गोज अप इन द प्लांट. जो रूट्स हैं हमारी, वो सारा का सारा जो भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं सॉइल के अंदर, उनको क्या करेंगी, वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर प्लांट के दूसरे पार्ट्स के अंदर उसको सप्लाई करा देंगी. इन दैट केस द प्लांट विल गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिनरल्स, एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. सीड को जर्मिनेट करने के लिए भी किसकी बहुत नीड है, वाटर की. आप एक सीड लोगे, उसको पानी नहीं दोगे तो सीड कभी भी प्लांट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा. सो इन दैट केस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड द वाटर इज़ वेरी एसेंशियल, एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट. फोटोसिंथेसिस के अंदर एक रॉ मटेरियल के लिए भी वाटर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. सो बेसिकली वाटर आपका यहाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. And now we will talk about how the water is supplied to the plant. So basically there were a traditional method also. पहले पुराने ज़माने में पुराने तरीके से पानी दिया जाता था, और अब उसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया, सो दैट वाटर ऑलरेडी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. तो हमारा जो रिसोर्स है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए. तो उसको भी हमें माइंड में रखते हुए क्या करना पड़ा, नई टेक्निक्स को लाना पड़ा. बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर क्या होता था, हमारे पास मेथड्स ऑफ इरिगेशन देख लेते हैं. इन मेथड्स ऑफ इरिगेशन it is of basically 2 types. One is your traditional one, यानी कि पुराने ज़माने में, और now the one which we are using is modern. So traditional and modern methods of irrigation. In traditional method, one is your moat, that is pulley system. उसको निकाला जाता था आपके वेल से, and then the water is supplied to the crop. Second one is your chain pump. इसके अंदर चेन के साथ बांध दिया जाता था, एंड देन वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप. देन अदर वन इज ढेलकी सिस्टम, एंड द फोर्थ वन इज राहत सिस्टम, इन विच अ व्हील इज कनेक्टेड. बेसिकली these are the traditional methods of crop production. As you can see in the moat system, a farmer is standing near the well
and he's taking out water, and the lane is made up in which water is going, and this lane gets different distributaries and in which it goes into the crop. Similarly, the chain pump, a chain is connected to this wheel, and the water is taken out from the well, and the bucket is supplying the water in this way, and the water goes from this to other distributaries. Similarly, Dhelki system, in this you can see different parameters or distributaries are drawn already, and the water is going through it and it goes into the crop plant. And now Rahat system is there. यहाँ आप देखोगे तो different buckets are there present, and and behind it there is two ox which is moving around it. They move in a circular way. Similarly, this wheel also moves up, and the water will move from one place to another to your different crops. So this is all about your traditional methods of irrigation. These methods are not now used because in this your lifting of water is done by diesel, electricity, by animals, or by solar energy. Now in this case your resources are also using up in a very large amount. So we invented new methods, that is modern irrigation methods, in which we are having one as drip irrigation system and one is your sprinkler system. बेसिकली दोनों ही ऐसे मेथड्स हैं इन विच द सप्लाई ऑफ वाटर इज़ इन अ प्रॉपर अमाउंट एंड द वाटर रिसोर्स इज़ नॉट गेटिंग वेस्टेड. In drip system, basically like as I said that this is a kind of field for you. The crops are planted in this way in a row. One crop, this place, this place, this place. As I said, seeds are sown at equal distances, not at anywhere. It is in a proper manner. So similarly, the pipe comes up from this place which is having a nozzle here. The water goes up directly into the soil. वाटर डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? सॉइल में. उसके अंदर वो फैलेगा नहीं. अब वाटर कैसे फॉल करेगा? द वाटर फॉल अप इन अ ड्रॉप वाइज मैनर. ड्रॉप वाटर नीचे जाएगा और डायरेक्टली कहाँ जाएगा? इन द सॉइल. एंड सॉइल से कहाँ चला जाएगा? रूट्स में. सो इन दिस केस वी आर नॉट वेस्टिंग द वाटर एंड द वाटर इज गेट सेव्ड अप. पानी मेरा इस केस के अंदर बच रहा है. इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा बिकॉज वाटर इज गोइंग डायरेक्टली इनटू द soil. So evaporation rate is also slow. So this can be a kind of boon. एक तरह का बहुत ही अच्छा पॉइंट है in those areas where water is very less in amount. So this is the advantage of drip irrigation system. So ड्रॉप वाइज मैनर में पानी आपकी फील्ड के अंदर जा रहा है और वाटर की वेस्टेज नहीं हो रही है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्प्रिंकलर सिस्टम, तो ये आपने देखा होगा. बेसिकली इसमें क्या होता है, एक ऐसे ही फार्म लैंड है, उसमें यहाँ बीच में से एक ऐसे पाइप ऊपर निकला होता है, उसके ऊपर यहाँ एक नोजल लगा होता है एंड दैट नोजल रोटेट्स एंड स्प्रेड्स वाटर इन द होल एरिया. इट्स लाइक द शावर यू आर यूजिंग एट योर होम. तो शावर क्या करता है, एक स्पेसिफिक एरिया में पानी देने की बजाय से फैले हुए एरिया में पानी देता है. तो वो एक ही जगह पर पानी नहीं जाएगा और पानी मेरी हर पार्ट ऑफ लैंड पे चला जाएगा. इट इज़ हेल्पफुल इन दोज एरियाज वेयर बेसिकली सम काइंड ऑफ वी कैन से less amount of water available. And in case of drip irrigation, it is possible in those areas also where land is not totally flat. प्लेन एरियाज़ में भी पॉसिबल है और थोड़ा माउंटेनियस एरियाज़ में भी पॉसिबल है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्प्रिंकलर सिस्टम, तो वो माउंटेन एरियाज़ के अंदर पॉसिबल नहीं है बिकॉज पानी क्या होगा, यहीं पर कलेक्ट हो जाएगा. सो इन दैट केस वाटर लॉगिंग विल अकर. तो हमें वाटर लॉगिंग नहीं कराना है बिकॉज वाटर लॉगिंग होने से क्या हो जाएगा, मेरी सॉइल ख़राब हो जाएगी. सॉइल ख़राब होने से क्रॉप भी मेरी ख़राब हो जाएगी. सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट इरीगेशन. नाउ आवर फिफ्थ स्टेप इज़ basically protection from weeds. Now the first thing is what is the meaning of weeds? Weeds होते क्या हैं? Weeds are basically the unwanted plants. Weeds क्या हैं? They are the
अनवांटेड प्लांट्स। आप अपने घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आपका कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसके साथ कोई एक ग्रीन कलर का घास जैसा लंबा लंबा कुछ ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, दैट आर वीड्स। दे आर द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। मेन क्रॉप के साथ ही ये क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है। अब ये ग्रो करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो मेरी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो मेरे मेन क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिएंट्स थे वो भी उसके लिए क्या हो जाएंगे, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। सो देयर आर सम कॉमन वीड्स विच वी नेम एज एमरैंथस, दैट इज बेसिकली चौलाई इन हिंदी, एंड chenopodium. Chenopodium is bathua that we eat. So these two are your weeds, the unwanted plants which grow with your main crop. So इनका ग्रो होना हमारी मेन क्रॉप के लिए अच्छा नहीं है। वैसे हम इन दोनों को यूज़ करते हैं बट स्टिल हम इन्हें अपनी मेन क्रॉप के साथ ग्रो नहीं होने देते हैं, बिकॉज मेन क्रॉप का जितना भी न्यूट्रिएंट कंटेंट था वो ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वीड जो है वो हमारी क्रॉप को हार्म भी करते हैं, बिकॉज दे आर टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट। जो मेरी एक मेन क्रॉप को चाहिए वो ये सारी चीज़ें ये भी शेयर करेंगे, तो उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, मेरे मेन क्रॉप के लिए डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द one point why weeds not to be grow with your main plant. Sometimes they can be poisonous also. I have given only 2 examples which we eat. Some weeds are also kind of poisonous, and that can be poisonous for animals as well as for human beings, and they may produce some kind of disease to the plant. Plant को disease भी हो सकती है इनसे। सो हमें क्या करना है, इन वीड्स को ग्रो नहीं होने देना है, हमें इन वीड्स को क्या करना है, वहाँ से रिमूव करा देना है। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू रिमूव द वीड. सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड, द अनवांटेड प्लांट, दैट इज नोन एज वीडिंग. Basically it is done by 2 methods. One is mechanical and another is by chemical. In the case of mechanical it is done by hand. क्रॉप के साथ कोई अनवांटेड प्लांट ग्रो हो गया है, अब उसको हम क्या करेंगे, वहाँ जाके ऐसे प्लग करेंगे और ऐसे खींच के बाहर निकाल देंगे. दिस इज डन बाय मैकेनिकल. और वी कैन यूज प्लोइंग वी कैन डू दैट. खुरपी इज देयर, आप उसको सॉइल के अंदर ऐसे करेंगे जैसे स्पून से आप कुछ लेते हैं. सिमिलरली यू पुट दैट थिंग इनसाइड एंड रिमूव इट. सो इन दैट केस द plant, the extra plant which is growing with your main plant can be removed out. And in case of chemicals, we spray chemicals on it, and that chemicals are known as weedicides. The example is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Now that's why it is advised to you, before taking or eating any kind of fruit or vegetable, you should wash it properly. Why? Because some chemicals are sprayed on it, स्प्रे किए जाते हैं, सो दैट उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको वो मार सकें. बिकॉज यही प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे मेन प्लांट के न्यूट्रिएंट और सनलाइट, वाटर सबको एब्जॉर्ब करते हुए खुद भी ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं. तो हमें नहीं चाहिए, उनकी नीड ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी शुड रिमूव दिस. सिमिलरली पेस्ट आर ऑल्सो देयर and they can cause some kind of diseases, and that can be done by rodents, that is rats, insects that like termites, and more examples are also there. They can cause some diseases. That's why pesticides and insecticides are also sprayed on it. So that's why it is advised to you, wash it thoroughly before eating them. That may reduce the amount of quantity of chemicals on it. Now the next step is harvesting. Basically today there is a festival which we are calling it as Baisakhi. Baisakhi is a harvesting festival celebrated in Punjab. पंजाब के अंदर बैसाखी को सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ व्हाट इज हार्वेस्टिंग? एज वी आर डिस्कस्ड कि क्रॉप ग्रो हो रही है, सब कुछ हो रहा है. नाउ व्हेन द क्रॉप इज प्रॉपरली ग्रोन, इट शुड बी कटेड अप. उसको काटा जाता है जब क्रॉप मेरी पूरी अच्छे से रेडी हो गई है, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं. एंड हार्वेस्टिंग इज़ अ काइंड ऑफ फेस्टिवल फॉर द फार्मर्स, लाइक बैसाखी इन पंजाब, पोंगल, and similarly Holi is also a harvesting festival, and Navanya, and similarly one more is there that is known as Bihu. So Holi is celebrated by everyone, and similarly Pongal is in different state, Navanya is in different state, Bihu is in different state. So every state is having some kind of festival related to the harvesting of crop.
Now how the harvesting is done? It is done manually and it is done by some machine also. Manually it is done by sickle and by machine it is done by harvester. So I will show you how sickle and how harvester basically looks up. This is basically your sickle. By the crops are cutted up and then this is manual threshing. उसको बड़े स्टॉक को इकट्ठा करके ड्राई करने के बाद ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर बीट किया जाता है so that the grains will come out from that crop. And similarly the combiner is also there. It is used for both harvesting as well as threshing. So उसको हम combiner बोलते हैं so that इससे harvesting भी की जा सके और threshing भी की जा सके. So this is all about your harvesting, and the last step, that is storage. Now the crop is totally ready. What we will do with the crop? So first the crop is dried in the sun, because थोड़ा बहुत मेरी क्रॉप क्या हो सकती है, गीली हो सकती है, और गीली क्रॉप को ही अगर मैं एक साथ एक रूम के अंदर रख दूंगी तो इन दैट केस सम काइंड ऑफ माइक्रोब्स और पेस्ट, rodents, like these things can lead to destroy my crop. So in that case, firstly I have to dry the crop in the sun. Then on a commercial scale it can be done by some mechanical dryers also, in which hot air blows, because hot air blow करेगी तो whatever the kind of water or moisture is there, it will get removed out. So similarly जो dried fruit grains है that are stored in suitable storage containers, अगर small scale पर हैं तो they are stored in jute bags और इन metallic beans. जूट बैग के अंदर उन्हें स्टोर कर दिया जाता है. एंड इफ इट इज़ इन अ लार्ज स्केल देन इट इज़ स्टोर्ड इन ग्रेनरीज. ग्रेनरीज बेसिकली द गनी बैग्स and or in silos. Silos are a place where the grain is stored in a very large amount, or some cold refrigerator areas also are mentioned, in which the crop or the fruit or some kind of vegetables are saved for a large period of time. So this is all about the steps of the crop production. So read it properly and make it in your mind that this is very important for you. Okay, questions will be displayed on the group later on.